नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मुर्दों की ख्वाहिश का पार्ट 2। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। अज्जू मुन्ना के साथ घर पहुंचकर देखता है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। लोगों की भीड़ देख अज्जू की घबराहट बढ़ जाती है और तरह तरह के बुरे ख्याल मन में उमड़ने लगते हैं। बाहर खड़े लोग अज्जू को रहम की निगाहों से देख रहे हैं। कोई अज्जू के सर पर हाथ रख रहा है, कोई दिलासा देते हुए कह रहा है, हिम्मत रखो बेटा, हौसला रखो। कोई गले लगाकर दिलासा दे रहा है। अज्जू को लोगों के ऐसे बर्ताव से बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि अज्जू अभी भी हकीकत से दूर है। जैसे अज्जू घर के नज़दीक पहुंच रहा है, रोने की आवाज़ें तेज होती जा रही हैं। अंदर से दो लोग निकलकर बाहर आते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस ईश्वर ने हमें संसार में भेजा, उसी की शरण में सबको वापस जाना है। कुल्लुन फसीन जायकातुन मौत, मतलब संसार में हर सजीव प्राणी को मृत्यु का स्वाद चखना है। अज्जू के सर पर हाथ रखकर आगे चले जाते हैं। घर में दाखिल होते ही अज्जू की नज़र सामने चारपाई पर लेटे एक शख्स पर पड़ती है, जिसका पूरा शरीर एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। आस पड़ोस की औरतें चारों तरफ बैठी विलाप कर रही हैं। समीना का गहरा सदमा लगा है, उसकी आंखें पतरा गई हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वो ना तो रोती है, ना हंसती है, ना कुछ बोल रही है, एकदम बेसुध पड़ी है। संसार का सबसे गहरा दुख जो लगा है उस अज्जू अपना बस्ता वहीं फेंक तेजी के साथ उस आदमी के मुंह से चादर हटाकर देखता है और दंग रह जाता है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भूरा यानी अज्जू का पिता है। अज्जू अपने पिता की लाश देख उससे लिपटकर रोने लगता है। अज्जू को देख समीना की पथराई आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। मोहल्ले की औरत एक दूसरे से कहती हैं, हाय अफसोस, ये कैसी बुरी घड़ी आन पड़ी है। अभी अज्जू की उम्र ही क्या है, यतीम हो गया, बाप का साया छिन गया। अब समीना बच्चों को कैसे पालेगी, कोई सहारा नहीं है इसका। तभी कासिम भूरे का दोस्त, जो साथ में ही कब्र खोदने का काम करता है, अंदर आकर अज्जू को आवाज़ देता है। लेकिन अज्जू तो एक टूक अपने बाप की लाश को देखे जा रहा है, अपने हवास में नहीं है बेचारा। कई बार आवाज़ देने पर अज्जू बाहर जाता है और कासिम से लिपटकर रोने लगता है। कासिम उसे दिलासा देते हुए कहता है, बेटा खुद को संभालो, पूरे के बाद अब छोटी बहन और अम्मा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रही है। देखो बेटा, ये तो तय है, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। भूरे ने न जाने कितने लोगों की कब्र खोदी, आज उसकी कब्र भी खुदेगी। अज्जू कासिम की बात को बहुत ध्यान से सुनता है और रोते हुए पूछता है, चाचा अब्बू को अचानक क्या हुआ? वो सुबह घर से सही निकले थे। कासिम अज्जू की सारी बात बताता है। बेटा शायद ये बात तुम्हें नहीं पता कि भूरा टीवी का मरीज था, उसे फेफड़े खत्म हो चुके थे। वो तो अब तक जैसे तैसे सरकारी अस्पताल की दवाई पर जी रहा था। इसके बावजूद भी उसने बीड़ी पीना नहीं छोड़ा। लगभग 11 बजे भूरा अपने काम से लौट रहा था, तभी इसे इतनी खांसी हुई कि मुंह से खून आ गया और सांस लेने में परेशानी होने लगी। भाभी और मैं अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि ये मर चुके हैं। भूरे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इतना कहकर कासिम की आंखें नम हो गई। अज्जू लिपटकर रोने लगा। शाम का समय है, भूरे को दफन के लिए ले जाया जाता है। अंतिम विदाई पर समीना अज्जू से लिपटकर खूब रोती है। अज्जू अपने पिता के जनाजे यानी कि अर्थी के पीछे पीछे चल देता है। रास्ते भर अज्जू अपने पिता के साथ बिताए लम्हों को एक एक कर कर याद करता है। कैसे उसका पिता साइकिल पर पूरा बाजार घूमता था, कैसे साथ में दोनों पतंग उड़ाते थे, कैसे रोजाना शाम को कभी दही जलेबी तो कभी कुल्फी खाते थे। आखिरकार भूरे को दफन कर दिया जाता है। सब घर लौट आते हैं, बस कासिम और अज्जू ही कब्रिस्तान में रह जाते हैं। अज्जू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका पिता जिंदा नहीं है। कासिम उसे बताता है कि इस कब्रिस्तान की ज़्यादातर कब्रें भूरे ने ही खोदी थीं और देखो आज खुद इनके बीच में जा लेटा। सब वक्त का खेल है। बात करते करते
दोनों घर वापस आ जाते हैं। सब का खेल है। बात करते करते दोनों वापस घर आ जाते हैं। सब लोग जा चुके हैं सिवाय कुछ खास रिश्तेदारों और पड़ोसियों के। मोहल्ले वालों ने मिलकर रात के खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। कासिम, समीना और अज्जू की बहुत खुशामद करता है कि वे दोनों खाना खा लें, पर अज्जू तो एक कोने में उदास बैठा है। अज्जू पिछली बातों को याद कर रहा है जब उसके पिता ने उसे साइकिल दिलाने का वादा किया था। अज्जू पिछली बातों को सोच रहा है। बेटा अज्जू, वैसे तो हर साल ही अव्वल आता है, मगर ये साल तेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे 10वीं में टॉप करना है, फिर मैं पूरे शहर में फख्र से कहूँगा मेरा बेटा है, उसने टॉप किया। अरे पापा, टॉप नहीं टॉप होता है। देखना, मैं पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे बोर्ड में टॉप करूँगा। ये बात सोच कर अज्जू की आंख में आंसू आ जाते हैं। अचानक अज्जू अपने जेबों में कुछ तलाशने लगता है। एक एक कर सारी जेबों में तलाशता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। बहुत परेशान हो जाता है। तेजी से पुराने बस्ते को खंगालता है। ऐसे करते देख कासिम हैरान होकर पूछता है, बेटा क्या तलाश कर रहे हो? कुछ खो गया है क्या? मुझे बताओ, मैं ढूंढ देता हूँ। चाचा, मेरा एक ज़रूरी कागज़ था जिस पर मेरी स्पीच लिखी है, वो मेरे लिए ज़रूरी है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अचानक अज्जू को याद आता है कि वो पेपर तो अज्जू का दफन करते वक्त कब्रिस्तान में ही गिर गया था। अज्जू बिना बताए कब्रिस्तान की तरफ चल देता है। कब्रिस्तान नज़दीक में ही है। अंधेरा हो चुका, लेकिन नज़दीक में स्ट्रीट लाइट होने की वजह से कब्रिस्तान में थोड़ी बहुत रोशनी है। इधर उधर तलाशने के बाद अज्जू को अपना पेपर मिल ही जाता है। अज्जू मन ही मन कहता है, ये तो अच्छा हुआ मैं अभी यहाँ आ गया। सुबह तक तो ये कागज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ जाता। कागज़ लेकर अज्जू बाहर की तरफ चल देता है। तभी लाइट जल जाती है और चारों ओर भयंकर अंधेरा पसर जाता है। आखिर अज्जू है तो एक छोटा लड़का ही। अंधेरा कब्रिस्तान में डरना तो लाजमी है। अंधेरा इतना घना है कि आगे रास्ता चलना भी कठिन लग रहा है। फिर भी अज्जू धीरे धीरे आगे चल देता है। अचानक अज्जू पेड़ से टकराकर एक कब्र पर जा गिरता है। कब्र इतनी जर्जर है कि अज्जू के भार के कारण उसका एक हिस्सा नीचे धंस जाता है और अज्जू का पैर कब्र के टूटे हिस्से में जा फंसता है। अज्जू को जैसे ही महसूस होता है कि वो किसी कब्र में फंस गया है, वो डर के मारे कांपने लगता है। अज्जू इतना सहम जाता है कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। काफ़ी प्रयास के बाद अज्जू अपना पैर बाहर निकाल लेता है और आगे कदम बढ़ाता है। तभी शरीर का खून जमा देने वाली भयंकर रोने की आवाज़ आती है। रोने की आवाज़ इतनी भयानक है जैसे किसी को सजा दी जा रही हो। ऐसी आवाज़ सुनकर अज्जू के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अज्जू को समझ नहीं आता इतनी भयंकर आवाज़ कहाँ से आ रही है। इससे पहले कि अज्जू कुछ समझता, एक और दर्द भरी चीख उसके कानों में पड़ती है। एकाएक कब्र से तेज रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि अज्जू की आंखें चुंधिया जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कब्र में किसी ने बिजली गिराई हो। कब्र के टूटे हिस्से से अज्जू को दहकते अंगारे दिखाई देते हैं। अज्जू को कुछ समझ नहीं आता कि कब्र के अंदर ये अंगारे कहाँ से आए। अज्जू कब्र के नज़दीक और नज़दीक जाता है। तभी कब्र का काला धुआं निकलता है, जिसके कारण अज्जू को सांस लेने में कठिनाई आती है और अज्जू बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मुर्दों की ख्वाहिश का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।